हेलो दोस्तों, और आप सभी का फिर से स्वागत है दरसाइस एकेडमी में। और जहां पे मैं आपको हिस्ट्री सीरीज चलाकर आपको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं थ्रू द पीवाईक्यू। जी, पीवाईक्यू के थ्रू हम कंप्लीट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब हम पीवाईक्यू के थ्रू हिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो इसका हमने दो बेनिफिट आपको बताया था। वो दो बेनिफिट क्या है? एक तो आपका सिलेबस कवर होगा, और किस तरह से कवर होगा? टॉपिक वाइज कवर होगा। इससे क्या होगा कि आपको सिर्फ उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ध्यान देना है, उसी इंपॉर्टेंट हमें चैप्टर्स को रिकग्नाइज करना है, एनालिसिस करना है, जिससे कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस बिल्ट होता है। जिस तरह मैंने आपको 69th बीपीएससी का एनालिसिस करके दिखाया था कि जो 4-5 सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं उसी से क्वेश्चंस बार बार फ्रेम हो रहे हैं, और मैंने ओवरऑल व्यू आपको दिया था कि किस तरह से हम जो है क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे अपना, और उस क्वेश्चंस के थ्रू हम टॉपिक निकालेंगे, और उस टॉपिक को मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। इसका हमने एक जो है इंट्रोडक्टरी क्लासेस बना रखा है पहले, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। और दूसरा मैंने एनालिसिस किया था 69th बीपीएससी का, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि हम किस तरह से हिस्ट्री को जो है कवर करने वाले हैं। यानी कि हम हिस्ट्री को एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस से हम चैप्टर ब्रेक डाउन करेंगे, और उस चैप्टर के पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए एक माइलस्टोन साबित होने वाला है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए, और आपका मार्क बूस्टर्स जो कि आपको इस बीपीएससी में सिलेक्शंस दिलवाने के लिए काफी जरूरी है। मैंने आपको ये भी बताया था कि एवरेज 35 क्वेश्चंस तो बीपीएससी में हिस्ट्री से होते ही होते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री का सारा सेगमेंट, आपका एंसेंट, आपका मिडिवल, आपका मॉडर्न, आपका आर्ट एंड कल्चर, साथ ही साथ बिहार से हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं, और हम आपको इसमें जो है सब क्वेश्चंस मिला के 35 एवरेज क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज करके बताया था कि किस, और इन सबको मिलाकर हम किस तरह से चैप्टर्स को ब्रेक डाउन करेंगे, और उस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को बिफोर द एग्जाम्स हम आपको फिनिश करके और आपको हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे, और आप इस चीज़ों को देख सकते हैं। और सिर्फ आप पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए, पीवाईक्यू के थ्रू हमारा वीडियो देखिए, और हर एक टॉपिक को हमारे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका हिस्ट्री का एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, और आपको एग्जाम्स में प्रिपरेशन करवाने के लिए, एग्जाम्स के प्रिपरेशन के पर्पज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं जो हमारा जो बचा हुआ पार्ट था, जिसमें हम 68 के बाद से पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, और उस एनालिसिस में हम हर एक कीवर्ड को, हर एक क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन में समझने की कोशिश करते हैं। जब हम उसको डिस्क्रिप्टिव वे में समझते हैं तो क्या होगा, मैंने आपको हर बार बताता हूं कि जो पीवाईक्यू है वो रामबाण माना जाता है हर एक एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी का हो, बीपीएससी के एग्जाम्स हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। क्योंकि स्टैट वाले कंटेंट में, स्टैट वाले क्वेश्चंस में कि आपका जो भी क्वेश्चंस बनता है वो पीवाईक्यू से लिंक होता है। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं आपको इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट पढ़ाऊंगा, और फ्रीडम से कोई क्वेश्चंस आया हुआ है, हालांकि बहुत ही डोमिनेटिंग है कि जो नेशनलिज्म का दौर था उससे बीपीएससी हो या यूपीएससी हो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछता है, और मॉडर्न हिस्ट्री का एवरेज वेटेज देखो तो ऑलमोस्ट 50 टू 80 टू 20 क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज होता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बहुत ही ज्यादा है बीपीएससी में, तो इसीलिए मैंने बीपीएससी का आपके लिए एक अलग से सीरीज स्टार्ट किया है। तो चलिए हम टाइम ज्यादा नहीं लेंगे और हम क्वेश्चंस को शुरू करेंगे अपने। तो 69 तक हमने कवर कर लिया था बच्चों, अब हम 68 से देखने वाले हैं। तो जिस तरह से 68 क्वेश्चंस में प्रीलिम्स में आपका पहला क्वेश्चन था कि स्वदेशी और बाइकॉट वर अडॉप्टेड एज द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट। अब देखिए, बहुत ही इजी चीज है, मैंने आपको कल कुछ बुक्स भी बताए थे। अगर आपने वो बुक्स कवर कर लिया ना, तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री बिहार के पर्पज से बीपीएससी के क्वेश्चंस में, यानी बीपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसका सबसे बड़ा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट चैप्टर मुझे लगता है बीपीएससी का, वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना। ये फेवरेट चैप्टर है उसका, और इस फेवरेट चैप्टर में वो आपको प्रॉपर कोई बहुत डीप वाले बुक से क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी क्लास 10th का एक चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा हो, और आपने अगर 12th तक का एनसीईआरटी कंप्लीट कवर किया हो, आपका बीपीएससी का मॉडर्न का क्वेश्चन छूटना नामुमकिन है। क्योंकि देखिए,
68 में मैं आपको देखना 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट एक इस चैप्टर से आए हुए हैं, सिर्फ एक चैप्टर, वो भी क्लास 10th का एनसीईआरटी बेसिक बुक्स से आपके बीपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जिस तरह से पहला क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी और बाइकॉट सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था, स्ट्रगल का मेथड था किस दौरान? तो देखिए इंडिया में जब गांधीयन एरा शुरू होता है आफ्टर 1915 और टिल द 1947 तक जब ये नेशनलिज्म मूवमेंट चलता है बच्चों, तो उस दौरान क्या होता है कि आप जब भी कोई भी ब्रॉड मूवमेंट महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था, चाहे वो आपका सत्याग्रह मूवमेंट से शुरू होते हुए नॉन कोऑपरेशन पे जाइए, या फिर आप दांडी यात्रा वाला सिविल डिसोबीडियंस पे जाइए, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट पे जाइए, वो आपको हर एक क्वेश्चंस जो है और हर एक चीजों में एक हथियार था कि चीजों को बाइकआउट करना है हमें, है ना, चीजों को हमें मानने से मना करना है, स्वदेशी अपनाना है, क्योंकि स्वदेशी वही मेथड होता है जिससे हमारा खुद का सेल्फ रूल, हमारा खुद का देश हमें वापस मिल सकता है। क्योंकि जब तक हम किसी दूसरे देशों की गुलामी करते रहेंगे, दूसरे देशों की प्रोडक्ट यूज करेंगे, तब तक हम उसके गुलाम बन के रह जाएंगे। जैसे बड़ा ही कैजुअल सा एग्जांपल अगर आज के टाइम में आप देखो, तो अगर मैं बात करूं आज के टाइम में डिजिटल वर्ल्ड का, तो डिजिटल वर्ल्ड में हम सब अभी के अभी इंपीरियलिज्म है, हम सब कहीं ना कहीं अभी भी दबे हुए हैं आधुनिकीकरण से, किसके? विदेशों के। अगर मैं बात करूं आपको कि आपके पास मोबाइल होता है, आप एंड्रॉयड यूज करते हो, मोबाइल का जो आत्मा है, जो बेसिक नीड होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए, एंड्रॉयड, उसके बाद एप्पल के चीजों में iOS का फीचर्स, या आप लैपटॉप यूज करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट, है ना, विंडोज जो इसका सॉफ्टवेयर आत्मा है, सबके सब अमेरिका का कंपनी है। तो देखिए हम अभी भी कितने इंपीरियलिज्म है, यानी अमेरिका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम पे और पूरे वर्ल्ड को अपना इंपीरियलिज्म गुलाम बनाया हुआ है इकोनॉमिकली, और एक्सप्लॉइट कर रहा है ना। तो वैसी चीज को मैं बताता हूँ कि अगर हम उससे छुटकारा पाना है तो हमें स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं बात करूँ आपको रसिया, मैं बात करूँ चाइना, चाइना देखो कितना बड़ा इकोनॉमी है, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, अकेला कंट्री जो इंडिया को टक्कर दे रहा है, सॉरी अकेला कंट्री जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है, उसने अमेरिका की कोई भी चीजें नहीं अपनाई है। हालांकि अमेरिका की मैक्सिमम कंपनी वहां ऑपरेट होती है, अमेरिका की आईफोन वहां बनती है, अमेरिका का सॉफ्टवेयर वहां से बन के आता है, वहां पे सॉरी इंस्ट्रूमेंट बनता है आपका वहां पे, लेकिन चाइना ने उसकी चीजों को नहीं अपनाया। चाइना के पास खुद की एक सर्च ब्राउजर है, चाइना के बाद खुद का एक यूट्यूब की तरह कंपनी है, खुद की इंटरटेनमेंट उसके सॉफ्टवेयर्स हैं, खुद के वेबसाइट्स हैं, खुद के जीपीएस सिस्टम्स हैं। तो देखिए उस किस तरह से वो इंपीरियलिज्म से भी बचा हुआ है और हम उनके इंपीरियलिज्म में जाके फंसे हुए हैं। तो इसलिए स्वदेशी हमेशा से एक ऐसा फंडामेंटल वर्ड रहा है कि अगर आपने स्वदेशी अपनाया, ठीक है, यानी आपने सेल्फ रूल अपना लिया, और जब एक दुनिया, जब एक राज्य, ठीक है, जब स्वदेशी हो जाता है तो वह सेल्फ रूल गवर्न करता है। और इससे देखो बहुत सारे फायदे हैं समाज में। एक तो हमारी खुद की चीजें मैन्युफैक्चरिंग होगी, हमारी इंडस्ट्री बूस्ट करेगी, हम वर्ल्ड पे डोमिनेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे खुद के लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा, है ना, हम एक्सपोर्ट में अच्छे हो सकते हैं। तो देखो कितना फैक्टर है स्वदेशी चीजों के पीछे, और इसी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ने पूरे के पूरे मूवमेंट को लीड कर दिया है इंडिया में। तो इसका जो आप आंसर है कि सबसे पहले जो स्वदेशी और बाइकॉट इस तरह के जो वर्ड को स्ट्रगल में इस्तेमाल किया गया, तो वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखो बच्चों सबसे पहले है ना 1905 में बंगाल को पार्टिसिपेशन, है ना, बाइफरकेट करते हैं। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो क्या होता है कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था, और बंगाल प्रोविंस इतना बड़ा था कि, और वो एक गढ़ था, एक रिवॉल्यूशंस का गढ़ माना जाता था बंगाल, और बड़ा प्रोविंस था क्योंकि आज का बांग्लादेश और बंगाल, है ना, विदेश और बंगाल, बंगाल, उसके बाद ओडिशा, आज का बिहार इंक्लूडिंग झारखंड, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ पार्ट, ये सब बंगाल प्रोविंस के थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई रिवॉल्यूशंस का गढ़ है, चलो ब्रेक करते हैं इसको, है ना, तोड़ दो। अगर हम यूनिटी को तोड़ देंगे, है ना, तो आसान हो जाएगा हम पे डिवाइड एंड रूल खेलना। अगर हम यूनिटी किसी का ब्रेक कर देंगे तो हम अपनी मोनोपोलीज पे इंप्लीमेंट करेंगे। अंग्रेजों ने वही चाल चली, उन्होंने अपनी मोनोपोली बनाने के लिए हमें ब्रेक डाउन कर दिया। तो बंगाल का सबसे पहले, ठीक है, बाइफरकेट किया जाता है, तोड़ा जाता है, और सबसे पहले एक बहुत मास लेवल पे रिवॉल्यूशन होता है, और इसी में स्वदेशी और बाइकॉट इस तरह के शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। हालांकि आपके एक्नॉलेज के लिए हमने यहाँ पे आंसर्स भी दे दिया है, तो आप इस चीजों को डिस्क्राइब करके पढ़ सकते हैं कि वाइड स्प्रेड में प्रोटेस्ट हो रहा था, बंगाल में बहुत ज्यादा अपोजिशन हो रहा था, इंडिया के अलग अलग कोनों में इसकी वजह से अपोजिशन हो रहा था, तो इन्होंने एक स्ट्रेंथ को ब्रेक कर दिया इंडिया के। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कलकत्ता सेशन
इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कलकत्ता सेशन हुआ था 1906 में, ठीक है, इस समय स्वराज का झंडा किसने फहराया था? सबसे पहले स्वराज का झंडा इस समय फहराया जाता है, ठीक है। और इसका जो आंसर है आपका वो है दादा भाई नेहरूजी, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले स्वराज का झंडा जो है फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, है ना, पैरेलल मूवमेंट लॉन्च्ड इन द इंडियन स्टेट, ठीक है। देखो जब फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट चल रहा था इंडिया में, जब हम नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे, हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो उस समय इंडिया के अलग अलग स्टेट में, यानी देखो इंडिया के जिस पार्ट में डायरेक्ट कब्जा था अंग्रेजों का, और कुछ पार्ट में वो थ्रू द कब्जा करते थे और वो अपने रूल्स चलाते थे। प्रिंसली स्टेट हैदराबाद हो गया जो निजाम के कब्जे में था, साथ ही साथ आप जम्मू एंड कश्मीर की तरफ चले जाइए, ट्रावनकोर की तरफ चले जाइए, तो ये सब जो स्टेट थे, ठीक है, ये प्रिंसली स्टेट थे बच्चे। तो इस प्रिंसली स्टेट में पैरेलल मूवमेंट चल रहा था। जिस तरह इंडिया के बाकी कोनों में बंगाल हो गया, मद्रास वाला प्रोविंस हो गया, महाराष्ट्र हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, इस जगह पे जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, तो साथ ही साथ बाकी कोनों में मूवमेंट लॉन्च चल रहा था। तो ये कश्मीर निजाम या ट्रावनकोर में जो मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, जिसमें प्रजा मंडल मूवमेंट था, यहाँ पे इसमें आपको प्रजा मंडल मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। और अलग अलग स्टेट में, तो इसको इसमें एक स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस भी था, ये हालांकि एक मूवमेंट नहीं था, याद रखिएगा, एक मूवमेंट नहीं था। फिर प्रजा मंडल हो गया, फिर लोक परिषद हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट जो है पैरेलल चल रहे थे इंडिया के प्रिंसली स्टेट में, इंडिया के अलावा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज नॉट करेक्ट। देखो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जब चल रहा था, इन स्ट्रगल के दौरान में कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? तो पहला, गांधी जी विड्रॉ, गांधी जी ने अपना जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसको क्यों वापस लिया? क्योंकि चौड़ा चौड़ी इंसिडेंट घटना हो गई थी, है ना, उत्तर प्रदेश में। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि महात्मा गांधी जी ने अपना पहला स्पीच जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ठीक है, बिल्कुल सही बात। क्या महात्मा गांधी को 1921 में अरेस्ट कर लिया गया था? गलत है। और चौथा पांचवा तो नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, इसको तो देखना नहीं हमें। देखिए दोस्तों फिर से वही चीजें, इतनी आसान भाषाएं, इतनी आसान क्वेश्चंस, और किस चीजों से? क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट नेशनलिज्म इन इंडिया अगर आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चंस आ गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। और ये जो स्टेटमेंट है वही से उठाया गया है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों वापस लिया गया था, क्योंकि चौड़ा चौड़ी इंसिडेंट हो गया था। गांधी जी ने अपना पहला जो स्पीच दिया था पब्लिक, वो बीएचयू में दिया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है। और गांधी जी को इस मूवमेंट में अरेस्ट नहीं किया गया था 1921 में। तो आंसर आपका डायरेक्टली सी है। और देखो चौड़ा चौड़ी इंसिडेंट, ठीक है, ये होता है और कब? 5 फरवरी 1922 में। इसमें क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश में एक टाउन है, ठीक है, चौड़ा चौड़ी, वहां पे कुछ पुलिस मैन को, पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया था। तो आपको पता होगा कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वो उन्होंने नॉन वायलेंस का नारा दिया था, उन्होंने सत्याग्रह वर्ड, है ना, कि सत्याग्रह को से प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। तो आपको पता होगा कि जो गांधी जी थे उन्होंने जब जब अपने मूवमेंट को वापस लिया ना, उसके पीछे हमेशा एक रीजन रहा है, और वो रीजन क्या बना उनका? वायलेंस। क्योंकि देखो एक नॉन वायलेंस करने वाला आदमी, एक बंदा जो सत्याग्रह के मार्ग पे चल रहा है, एक आदमी जो नॉन वायलेंस के रास्ते पे चल रहा है, और उस आदमी को बार बार वायलेंस का सामना करना पड़े, और यही वजह बनता था कि इंडिया में मूवमेंट को एक ब्रॉड मासेस नहीं मिल पा रही थी, और इंडिया को बार बार एक किसी मूवमेंट को लॉन्च करके उसे बंद करना पड़ता था। क्योंकि गांधी जी ने जब लॉन्च किया तो नॉन वायलेंस का नारा दिया, और लोगों ने उसको वायलेंस में बदल दिया, और चौड़ा चौड़ी इंसिडेंट में पुलिस कर्मियों पे आग लगा देना, करीबन 22 से ऊपर पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। तो गांधी जी को लगा कि जो ये प्रोटेस्ट है वो बहुत वायलेंट रूप कर रहा है, और इस वजह से उन्होंने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, वापस ले लिया, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा शॉकिंग मूवमेंट था। उसके बाद गांधी जी को देखो अरेस्ट कब किया गया था, यहां भी लिखा है 10 मार्च 1922 को। और हमारे क्वेश्चंस में क्या था, क्या 1921 को किया गया था? तो नहीं, 10 मार्च 1922 को अरेस्ट किया गया था, और 6 साल के लिए इनको सजाएं मिली थी, है ना, 6 साल के लिए इनको जेल में भेजा गया था। लेकिन हेल्थ कंसर्न पे, यानी हेल्थ के ग्राउंड पे गांधी जी को बच्चों 2 साल में, 2 इयर्स में छोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब्दुल, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में, इवन यूपीएससी में भी आ चुका है कि अब्दुल कलाम आजाद जी की किताबें कौन सी है? तो अल हिलाल, डायरेक्ट याद कर लीजिए। इनका एक जर्नल हुआ करता था, न्यूज़पेपर, है ना, जिनकी वजह से इनको अरेस्ट भी किया गया था। देखिए इस ये जो बुक्स, ये जो न्यूज़पेपर इन्होंने लॉन्च किया था उर्दू भाषा में थी, उर्दू भाषा में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, जिनको
फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने ये मैगजीन्स यानी न्यूज़पेपर लॉन्च की थी अपनी, और 2 साल तक ये न्यूज़पेपर चला था। इसमें बहुत देखो, क्योंकि इंडिपेंडेंस के दौरान क्या हुआ था ना दोस्तों, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नेशनलिज्म की सेंटिमेंट तो लोगों के अंदर जगह नहीं है, क्योंकि सेंटिमेंट एक बार रुक जाएगा, नेशनलिज्म की भावनाएं खत्म हो जाएगी आपके अंदर। अगर अपने देश को आजाद करवाने की भावना नहीं रहेगी, आपके अंदर संघर्ष करने का एक इच्छा नहीं रहेगा, तो आप कैसे करोगे? और हम सबको पता है, हम सबको लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। जैसे कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप में से कुछ लोग बीपीएससी क्वालिफाई करना है, यूपीएससी क्वालिफाई करना है, तो आपके अंदर सेंटिमेंट है। और आपका हर एक, देखो हम कॉमन इंसान है, नो डाउट, और हर एक कॉमन इंसान का सेंटिमेंट हो या मोटिवेशन हो, उसका अप एंड डाउन चलता रहता है ना। हम चीजों में अप एंड डाउन आते रहते हैं, मोटिवेशन का भी एक फैक्टर है ये, याद रखिएगा, मोटिवेशन का भी एक फैक्टर है, मोटिवेशन अप एंड डाउन होते हैं। ठीक है, आज मैं 5 घंटे सोया था, सोचा खूब पढ़ूंगा, कल सुबह उठता हूँ, खूब पढ़ता हूँ, रात को सोता हूँ, परसों फिर नहीं उठता, फिर मैं 5 घंटे 10 घंटे सोता हूँ। तो एक कंसिस्टेंसी नहीं रहने के लिए फिर हम क्या करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, चार्ज करते हैं, है ना। तो ये चार्ज करना जरूरी था। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडिया में भी चार्ज करना लोगों को बहुत जरूरी था। तो इसे चार्ज करने के लिए ना लोग क्या करते थे, जर्नल्स, पत्रिकाएं, है ना, फोल्क सॉन्ग, फोल्क डांस, ठीक है, कहानियां, स्टोरियां, इस तरह की चीजें बताते थे, ताकि लोगों के अंदर एकता की भावना रहे। और इसी के चक्कर में अब्दुल कलाम आजाद को अरेस्ट कर लिया गया। माफ कीजिएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को नहीं, गफ्फार खान को, ठीक है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। और इनको 3 साल के लिए जेल में भेज दिया गया था इन पत्रिकाओं के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनलिज्म की फीलिंग्स। अगेन बच्चे, मैंने पहले ही बोला था आपको कि करीबन 4 to 5 मैक्स टू मैक्स मोर देन 5 क्वेश्चंस कम फ्रॉम द क्लास 10th एनसीईआरटी। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, जो लोग एनसीईआरटी को स्किप करते हैं, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली एक चैप्टर से आपका 5 क्वेश्चंस बन रहा है बीपीएससी में, नेशनलिज्म मूवमेंट से। नेशनलिज्म की फीलिंग्स जगाने के लिए क्या करते हैं, इसका आंसर होगा आपका बहुत सारे चीजें। पहला, आप आंसर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें नेशनल सेंटिमेंट जगाने के लिए बच्चे हम बहुत क्रूशियल रोल्स इंपॉर्टेंट प्ले करना पड़ता है। इसके लिए क्या होता है, मैंने आपको जिस तरह बताया कि नेशनल सेंटिमेंट जगाना है, लोगों को के अंदर भावनाएं जगानी है। हम पोर्ट्रेट, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने पोर्ट्रेट बनाए थे भारत माता का, ठीक है ना, ट्राई कलर का फ्लैग्स तो है ना, कलर पेंट किया था, गांधी जी ने खुद ट्राई कलर फ्लैग बनाए थे। और उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है, वंदे मातरम जैसे राष्ट्र गीतों को लिखा था। उस तरीके से इस तरह की चीजों को, है ना, बना बना के लोगों के अंदर कहानियां सुनाना पड़ता है, इस तरह की चीजों को बोल बोल के मोटिवेशन देना पड़ता है। तो मोटिवेशन जब तक रहेगा तब तक, ठीक है, नेशनल की फीलिंग्स की सेंटिमेंट जगती रहेगी। तो उसमें बहुत सारे ऐसे रोल्स प्ले करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, नॉट करेक्ट चूज करना है, किसमें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखो दिस चौथा नंबर का क्वेश्चन है जो सिंगल चैप्टर से आया है, ठीक है। तो नेशनल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब हुई थी, यानी नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, तो उसमें क्या नहीं था, इसमें क्या सिर्फ अपर क्लास ने पार्टिसिपेट किया था, तो गलत है ना। और सिर्फ क्या रिच लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो गलत है। जब भी महात्मा गांधी ने मूवमेंट किया तो सबसे ज्यादा भागीदारी बढ़ चढ़ के पीजेंट क्लास के लोगों ने लिया था, है ना, छोटे किसान, छोटे वर्ग के किसान, मजदूर, है ना, लेबर क्लास, मिल वर्कर, ये गांधी जी के मानने वाले सबसे फेवरेट एम्प्लॉय अनुयायी थे, है ना। विमेन्स का पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट, लॉयर, बिजनेसमैन, दीज आर द पीपल्स हु एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल मूवमेंट। और क्या काउंसिल्स को बाइकआउट किया गया, तो देखो काउंसिल्स को बाइकआउट किया गया, ठीक है। इस दौरान 1919 में जो इलेक्शंस, जो 1919 में जो प्रोविजन बनाया गया था इलेक्शंस होने का, उसमें पार्टिसिपेट करना था, तो बहुत सारे ऐसे काउंसिल्स ने बाइकआउट किया। लेकिन साउथ इंडिया की तरफ मद्रास में कुछ पार्टी थी, जिस तरह जस्टिस पार्टी, इसने मूवमेंट को बाइकआउट नहीं किया था, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है आपका गलत। और बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने क्या गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए, तो सही बात है, हेडमास्टर ने रिजाइन कर दिया, लॉयर ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, टीचर्स ने रिजाइन कर दिया। तो गांधी जी के इस मूवमेंट को ब्रॉड बनाने के लिए, इंडिया में मूवमेंट को ब्रॉड बनाने के लिए, अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए इस तरह के पार्टिसिपेशन की जरूरत तो थी। क्योंकि जब तक एक मास मोबिलाइजेशन नहीं होगा, जब तक एक मास पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तब तक किस तरह से हमारा जो मूवमेंट है ब्रॉड होगा। आज के टाइम में भी अगर कोई मूवमेंट किया जाता है, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के खिलाफ करते हैं, या किसी भी ऐसे कानून के खिलाफ, या कोई भी ऐसी घटनाएं घटती है जिसके खिलाफ लोग रास्ते पे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, है ना, तो पार्टिसिपेशन जरूरी है। और पार्टिसिपेशन हर कोई करता है, तभी जाके जो हमारा मूवमेंट है ब्रॉड होता है और गवर्नमेंट उसको संज्ञान में लेता है, या फिर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चेंज करता है।
तो ये जो आंसर्स आपके पढ़ने के लिए हमने आंसर्स दे दिया है, आप यहाँ से आंसर्स को रिवीजन कर लेंगे। हमारा पीडीएफ भी आपको चैनल के, ठीक है, लिंक के डिस्क्रिप्शन में के लिंक में आपको मिल जाएगा। आप जाके लिंक ओपन करेंगे तो हमारा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अब देखो फिर से सेम क्वेश्चंस, लग रहा था कि पूरी की पूरी 68वीं बीपीएससी बनाने वाले ने क्लास 10 की एनसीईआरटी लेके बैठा था और सोचा कि चलो सारा क्वेश्चंस जो है मॉडर्न हिस्ट्री का वहीं से कर दो। सन्यासी, आपको पता है ना, बाबा रामचंद्रन जो थे उत्तर प्रदेश में किसानों को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था, है ना। तो देखो क्वेश्चंस क्या था, हु केम दैट डिस्ट्रिक्ट आफ्टर स्पेल एज एन इंडेंचर्ड लेबर इन फिजी, है ना। पहले तो ये फिजी में थे, फिजी में इन्होंने, ठीक है, हर लेबर को एकजुट किया था अंग्रेजों के खिलाफ। और तुलसीदास के जो रामायण था उनकी कॉपी हमेशा अपने हाथों में लेके घूमते थे, उनके वर्ड्स को रिसाइट करते थे, है ना, उनकी में लिखी गई वाणियों को पढ़ते थे वो। साथ ही साथ उनको पीजेंट लीडर भी कहा गया, किसको, बाबा रामचंद्रन को। कहाँ से थे, उत्तर प्रदेश से। इन्होंने नेशनल मूवमेंट को लीड किया था यूपी में, है ना। बाबा ये देखो कैरिड और बाबा रामचंद्रन उत्तर प्रदेश से इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। तो गांधी जी, जिस तरह से हमने देखा कि प्रिंसली स्टेट में बहुत सारे ऐसे नेशनल मूवमेंट को लीड किया जा रहा था अलग अलग कोने में, उस तरह से बहुत बहुत राज्यों में भी, ठीक है, इस तरह से पीजेंट मूवमेंट को लीड कर रहा था। और 10th के एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आपको ये सारी चीजें लिखी हुई है। बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश से लीड कर रहे थे, उस तरह से गुरेल हिल्स की पहाड़ी आंध्र प्रदेश थे, वहां से राजू जो थे वो लीड कर रहे थे उनको प्लांटेशन क्रॉप्स के अगेंस्ट। अब देखो ऑल इंडिया हरिजन संघ 1932, महात्मा गांधी, हरिजन मतलब महात्मा गांधी ये वर्ड आ जाएगा, है ना। इन्होंने दलित और हरिजन के अनटचेबल्स के खिलाफ, जब अंबेडकर जी नाराज थे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाली जो सीन चल रही थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो उसमें ये उन्होंने इस बात को रखा था। और ऑल इंडिया हरिजन सभा का इन्होंने, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर थे। और उन्होंने कास्ट सिस्टम से, अनटचेबिलिटी से लड़ने के लिए, क्योंकि अनटचेबिलिटी के ऊपर अम्बेडकर जी और गांधी जी के मतों के बीच में मतों में डिफरेंस था, तो उन्होंने इसी से प्रोटेक्ट करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि नहीं, हम अनटचेबल्स और जो दलित लोग हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे साथ हैं, तो हम उनको लेकर चलना है हमें। प्राइम मिनिस्टर एटली, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 20 फरवरी 1947, है ना, कि इंडिया में हम लेटेस्ट कब तक इंडिया को छोड़ देंगे। यानी देखो भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरुआत हो गई थी, अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि चलो भैया अब भारत को खाली करो और हम चलते हैं। तो उन्होंने एक डेडलाइन रखा था कि इस डेट से के बाद हम भारत को छोड़ देंगे, और वो डेट था आपका 1948 जून। लेकिन हाँ, इससे पहले ही हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए विद द डोमिनियन स्टेट एंड पार्टीशंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पटना वुमेन्स कॉलेज 1940, पटना विमेंस कॉलेज, है ना, किस सोसाइटी ने पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको बस मेमोराइजेशन कर लो, याद कर लो, सिस्टर ऑफ अपोस्टोलिक कार्मेल, है ना। ये क्वेश्चन याद ही कर लेना, ऐसा कुछ बार बार रिपीटिशन होता है ये क्वेश्चन का। हु अमंग द फॉलोइंग हिडेड द टू बाउंड्री, देखो जब इंडिया, हमारा देश आजाद हुआ, इंडिया और पाकिस्तान आजाद होने वाला था, उससे पहले बॉर्डर डिफाइन करना था, बाउंड्रीज बनानी थी। तो रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया, तो उसके लिए कमीशन बिठाई गई थी। उसी पे क्वेश्चन है कि 2 बॉर्डर कमीशन सेटअप किया गया था तो डिलिनेट किसको, इंटरनेशनल फ्रंटियर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और कौन थे इसके, नाम से पता चल रहा होगा आपको, हम जानते हैं रेड क्लिफ लाइन है, तो जो नाम होगा वो रेड क्लिफ से लिंक होगा। तो ये ऑलरेडी नाम था इनका क्या, सैरिल रेड क्लिफ। देखो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट था, हालांकि उस समय क्या पाकिस्तान अपना जो है ईस्ट पाकिस्तान में था, बांग्लादेश, है ना। तो बॉर्डर 1947 में जो कमीशन को स्टैब्लिश किया गया, और जब इंडिया को डिवाइड किया गया तो ये बॉर्डर लाइन खींचे थे, और इसमें 4 मेंबर जो थे ब्रिटिशर्स के थे और इंडियन जजेस भी थे इसमें। उसके अलावा देखते हैं इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, अगस्त 9 1947, यानी आजादी मिलने से एक हफ्ते पहले इन्होंने रिपोर्ट सौंपा था, और इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि पंजाब को और बंगाल को पार्टिसिपेट क्या करा जाए, बांटा जाए, क्योंकि जो पंजाब पार्ट है भाई नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ, वो पाकिस्तान का पार्ट बन गया, और जब बंगाल से हमने ईस्ट बंगाल वाला जो पार्ट था, जो बांग्लादेश आज के टाइम में है, तो उनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट तो था, और जब पाकिस्तान बटा तो ये दोनों साइड से बट गया। मालवाड़ी सिस्टम बंगाल में शुरू हुआ था। अब आपको मैंने पिछले क्लासेस में टॉपिक जब निकाला था सेलेक्ट करके, तो हमने बात की थी कि हम इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को और लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, है ना, किस गवर्नर जनरल के टाइम में या किस वाइसरॉय के टाइम में कौन कौन से जो है
इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रिफॉर्म है ना, इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। महलवाड़ी सिस्टम, इसमें 3 आ जाएगा आपका, महलवाड़ी, ठीक है ना, रियायतवाड़ी और जमींदारी। तो इस तीनों सिस्टम के बारे में, तो बंगाल में जो है महलवाड़ी सिस्टम किसने इम्प्लीमेंट किया था, तो हॉल्ट मैकेंजाई ने, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से देखो, महलवाड़ी सिस्टम्स 1822 19th सेंचुरी, ठीक है ना, 1822 19th 1822 में इसको सेपरेट किया गया और लॉर्ड हॉल्ट मैकेंजाई के द्वारा। और ये कहाँ हुआ था, यूनाइटेड प्रोविंस में, यूनाइटेड प्रोविंस के कुछ पार्ट में और पंजाब के तरफ जो आज का उत्तर प्रदेश है। साथ ही साथ महलवाड़ी सिस्टम देखो, अब क्या था, जो महलवाड़ी सिस्टम था, महलवाड़ी, इसमें क्या था कि जो अंग्रेज जो है पहले खेतों से या बाकी जगह से जो टैक्स कलेक्ट करते थे पीजेंट वगैरह से, वो किसी न किसी के थ्रू करते थे। तो जमींदारों के थ्रू ये टैक्स कलेक्ट करना था। उन्होंने एक विलेज के हेडमैन बनाया और उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल विलेजेस से या ग्रुप ऑफ विलेजेस से आप मुझे टैक्स कलेक्ट करके दो, ठीक है। और ये सिस्टम पड़ा था महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है। इसके साथ साथ 2 सिस्टम और फ्लोरिश था, जमींदारी और रेतवाड़ी। देखो जमींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में सबसे पहला ये लैंड जो एडमिनिस्ट्रेशन था, सॉरी, देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में सबसे पहला परमानेंट सेटलमेंट, जिसको जमींदारी सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, जमींदार जो लैंड रेवेन्यू थे, जो कर आते थे लैंड से पीजेंट के थ्रू, उनको कलेक्ट करके अंग्रेजों को देना था। और तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम इंप्लीमेंट हुआ था। भारत के बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रोविंस में ये हुआ था जमींदारी सिस्टम। और इसमें जो है कलेक्ट किया जाता था लैंड रेवेन्यू किससे, फार्मर से, है ना। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट पे किया जाता था। दूसरा रेतवाड़ी सिस्टम, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, है ना। बाकी जगह पे सिर्फ मुनरो का ही नाम आता है, लेकिन 2 थे इसमें, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। इसको 18वीं सेंचुरी में लाया गया था, साउथ इंडिया की तरफ मेनली ये हुआ था। और इसमें जो क्या था कि रेयोत वर्ड का इस्तेमाल किया गया। देखिए रेयोत किसको कहते थे, पीजेंट होते थे, छोटे किसान, ठीक है, उनको रेयोत कहा जाता था। तो इसमें कोई मिडिल मैन नहीं रहेगा, डायरेक्ट रेयोत और गवर्नमेंट के बीच में पैसे का लेन देन होगा। तो पीजेंट से हमने पैसे डायरेक्टली लेना था मुझे, ठीक है, तो मेरे और पीजेंट के बीच में डायरेक्टली पैसे का ट्रांजेक्शन होगा, वही था रेतवाड़ी सिस्टम, डायरेक्ट, इसमें कोई मिडिल मैन नहीं था। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है, विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था, इसको इंडिविजुअल सत्याग्रही कहा जाता था, विनोबा भावे का, है ना। गांधी के बाद इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन स्टार्ट किसने किया था, इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो इंट्रोड्यूस ये कहाँ हुआ था, विनोबा भावे ने महाराष्ट्र में किया था, और जबकि इसका इंट्रोड्यूस महात्मा गांधी ने किया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगस्त 1940 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है हमारा मॉडफॉर्ड रिफॉर्म को लेकर 1980, है ना। कांग्रेस ने एक क्रिटिकल स्टैंड लिया था, कांग्रेस ने क्रिटिकल स्टैंड लिया था किस पे, मॉडफॉर्ड रिफॉर्म्स को लेकर 1980 में, जिसकी वजह से कांग्रेस के गुट में कुछ जो बूढ़े लोग थे, जो कुछ बूढ़े नेतृत्व करने वाले लीडर्स थे, उन्होंने वहां से निकल के अपनी एक अलग पार्टी स्टैब्लिश कर ली थी। क्योंकि कांग्रेस बार बार टूटता है, 1907 में आपने देखा कि सूरत स्प्लिट होता है, तब कांग्रेस के बीच में डिफरेंस आता है। 1970 में होम रूल लीग इंप्लीमेंट होता है, बेसेंट की अपनी पार्टी चलती है, तिलक जी की अपनी पार्टी चलती है। तो इस तरह से बहुत बार कांग्रेस में डिस्प्यूट हुआ, कभी धर्म को लेके, कभी सोच को लेके, कभी उनके बीच में जो बहुत सारी ऐसी विभिन्नताएं आई, डिफरेंसेस आया, जिसकी वजह से उनकी पार्टी में अप्स एंड डाउन्स होते रहे हैं। तो इनमें जो सप्रू जयंकर और चिंतामणि ने, इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, है ना। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कैबिनेट मिशंस इंडिया में भेजा गया, इंडिया में कैबिनेट मिशन को क्यों भेजा गया, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कौन सा करेक्ट है, तो क्या एक नेशनल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना था, तो बिल्कुल नहीं। इंडिया को क्या देना था, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट बना के देना था। जब पावर ट्रांसफर करेंगे, यानी अंग्रेज जब इंडिया को चला रहे थे, तो जब इंडिया से भारतीयों के, मतलब कि हम इंडियंस के हाथ में जब इसको देना था, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन करके देंगे, रिफॉर्म करके देंगे, फ्रेमवर्क करके देंगे इंडियंस को, ठीक है। उसी के लिए कैबिनेट मिशंस का प्लान किया गया था और भारत में भेजा गया था इसको।
और अब इसमें आंसर है क्या, जिन्ना के डिमांड्स को, कि पाकिस्तान वाले डिमांड्स का भी इसमें बात हुआ था, इसमें ऐसा कोई भी बात नहीं था। तो इसका आंसर होगा ओनली 2, सिर्फ सेकेंड था। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे जो है 68 और 69 को हमने डिस्कस किया थ्रू द PYQ, क्योंकि देखिए मैं बार बार बोलता हूँ PYQ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, और इट इज द माइलस्टोन एंड टू क्रैक द एग्जामिनेशंस ऑफ सिविल सर्विसेज। तो बार बार मैं बोलता हूँ, क्योंकि आपने देखा, अब देखो 10 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए मॉडर्न के, 10 से 15 क्वेश्चन, उसमें से आपने देखा 6 से 7 क्वेश्चन जो थे एवरेज, वो आपको डायरेक्ट नेशनल मूवमेंट के एक चैप्टर से थे। हालांकि सब तो नेशनल मूवमेंट से ही थे, लेकिन जो एक चैप्टर है 10th क्लास के एनसीईआरटी, वहां से डायरेक्टली मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ दिए गए हैं इंडियन नेशनलिज्म से। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी पढ़ने, इसलिए मैं कहता हूँ, और लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था कि कुछ बुक्स मैंने आपको बताए थे जिसमें एनसीईआरटी का जिक्र था, साथ ही साथ लूसेंट्स का कुछ चैप्टर्स था फॉर द एंसेंट और मिडाइवल, और कुछ राइटर्स और उसके बुक्स को देखने के लिए। उसके अलावा स्पेक्ट्रम की मैंने बात बताई थी, और साथ ही साथ एनसीईआरटी का बुक्स जो मैंने कहा था 8 और 7th और 8 का एनसीईआरटी, क्लास 10th का सिर्फ सिंगल चैप्टर जिससे ये सारे मॉडर्न के क्वेश्चंस बन रहे हैं, और उसके अलावा आप अगर 12 क्लास की तीनों एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो ये आपका इंपॉर्टेंट था। अगर आपको हमारे क्लासेस से जुड़ना है तो हमारे क्लास का एड्रेस है लक्ष्मी नगर, मेट्रो के गेट नंबर 3 के बाहर है। हमारा दर साइंस अकेडमी है, डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल मिलेगा, आपको वेबसाइट होगा और नंबर होगा, आप इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी इंक्वायरी हम तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।